चलो बच्चों बताओ, लास्ट क्लास में कहां तक पढ़े थे हम लोग? कुछ याद दिलाओ। अच्छा बेटा, खत्म हो गया था हम लोग का वर्क एनर्जी पावर, है ना बच्चा? अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है 12th का टॉपिक है बेटा, और टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चा? तो कोई बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके बारे में है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके बारे में है? बोलो बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बेटा? ये ऑल अबाउट चार्जेस, है ना बेटा? ऑल अबाउट चार्जेस, है ना बेटा? कौन सा प्रॉपर्टी? तो स्टैटिक प्रॉपर्टी, है ना बेटा? ठीक है, चार्जेस के स्टैटिक प्रॉपर्टी के बारे में है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो देख बेटा, अगर हम सबसे पहले बात करें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना बच्चा? मतलब बात कर रहे हैं पहले फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, चार्जेस के बारे में कुछ बेसिक बातें। क्यों? अरे सिंपल सी बात है, ये चैप्टर ही बेटा चार्जेस का है ना? इस पूरी स्टोरी का सबसे लीडिंग कैरेक्टर बेटा कौन है? चार्ज, है ना? तो चार्ज की हमको बेटा पूरी कहानी की बात करनी है ना बेटा? इस सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चार्जेस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चा? तो देखो, सबसे पहली बात इसके बारे में बेटा कि चार्जेस जो है ना, चार्जेस जो है ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना बेटा? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना? लाइक मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, है ना बेटा? वैसे ही समझो कि मैटर का मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में चार्जेस भी आते हैं, है ना बेटा? तो ये सेंटेंस तुम ये कहना चाहता है बेटा कि जब भी तुम किसी बॉडी को देखते हो बेटा, है ना, तो बॉडी को देखते ही तुम्हें उसमें आभास होता है बेटा कि इसमें कुछ मास होना चाहिए, इसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, है ना बेटा? अब सोचने का नजरिया बदलो। अब तुम हर बॉडी को देख करके बेटा ऐसा भी सोचना शुरू करो कि इस बॉडी में कुछ चार्ज भी हो सकता है। ठीक है बच्चा? बात समझा? अब देखो बेटा, दूसरी बात क्या? ये प्रॉपर्टी मास के जैसी तो है बेटा, है ना? ये मास के जैसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये भी है ना? लेकिन कुछ मामलों में ये डिफरेंट है ना बेटा? क्या डिफरेंट है? देखो बेटा, कहेंगे चार्ज जो हमारा है बेटा वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है ना? रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है ना बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है ना बेटा? ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ये कहने की क्या जरूरत थी भाई? हम भी जानते हैं कि मास फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। जितना पढ़ा है बेटा हम लोगों ने वही पढ़ा है, किसी ऑब्जर्वर के लिए किसी बॉडी का मास अलग अलग नहीं होता, है ना? तो चार्ज भी नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा, हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना बच्चा? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? न्यूटोनियन मैकेनिक्स या बोलो क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है बच्चा? है ना? लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स की बात करो, अगर आइंस्टीन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो, है ना, तो उसका कहना है बेटा कि मास जो होता है ये भी फ्रेम पे डिपेंड करता है ना? हम जानते हैं बेटा हर बॉडी को देखने वाला कोई ऑब्जर्वर बच्चा, ऐसा हो सकता है कि एक ही बॉडी का वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो जाए, है ना बच्चा? तो आइंस्टीन ने मास के बारे में क्या कहा? आइंस्टीन ने मास के बारे में कहा एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना बेटा? जहां पे एम नॉट क्या है बेटा? एम नॉट हमारा है रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जिस बॉडी की तुम बात कर रहे हो वो बॉडी हमारा रेस्ट में हो, है ना? तो उसका मास कितना है बेटा? तो उसका मास एम नॉट है ना? लेकिन वही बॉडी जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी, इसका मास ये हो जाएगा, है ना बेटा? तुम खुद पढ़े हो ना कि एक ही बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए बेटा
अलग अलग हो सकती है ना बेटा, बोल। एक ही बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए बेटा अलग अलग हो सकती है। तो अगर एक ही बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकती है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है तुमको? अब एक ही बॉडी का मास अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकती है ना बच्चा? बात समझ गया? ठीक है, तो मास जो है बेटा ये अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन लेकिन चार्ज जो है बेटा वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग नहीं है बेटा। ठीक है, बात समझे? और क्या डिफरेंस है? तो और डिफरेंस क्या है बेटा कि चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है बेटा। चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है ना? चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आसानी से ट्रांसफर कराया जा सकता है ना? लेकिन मास तो नहीं कराया जा सकता, है ना बेटा? सोच, अगर ये सुविधा होती तो दुनिया में कोई मोटा आदमी होता ही नहीं बेटा, है ना? हर मोटा आदमी पतले आदमी को अपना मास दे देता, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता ना बेटा, इसलिए मास से ये डिफरेंट है। मास को आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते बेटा, लेकिन चार्ज कर सकते हैं, है ना बच्चा? अब देखो दूसरी बात, तीसरी बात बेटा, ए चार्ज ऐसे लिखूं अच्छा रहेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, है ना बेटा? हमेशा कहाँ आएगा वो? मास के साथ ही होगा बेटा, है ना? ये डिफरेंट हो गया। चार्ज जब किसी बॉडी में होगा तो उस बॉडी में कुछ मास भी होगा बेटा, है ना? लेकिन ऐसा हो सकता है कि बॉडी पे मास हो लेकिन नेट चार्ज जीरो हो। ठीक है ना बच्चा? ये चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट along with mass, but mass may exist without charge, ना बच्चा? ठीक है, बात समझा बेटा? आगे देखो अगला पॉइंट, देख बच्चा कहीं क्या बोलेंगे बेटा हम? चार्ज एग्जिस्ट इन इन टू इनटू अपोजिट नेचर, है ना बेटा? चार्ज जो हमारा होता है वो क्या होता है बेटा? दो अपोजिट नेचर में एग्जिस्ट करता है। कैसा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना बेटा? चार्ज जो है वो दो अपोजिट नेचर में एग्जिस्ट करता है ना? तुम लोग भी जानते हो बेटा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करती हैं, है ना बेटा? लिख ही ले रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं बेटा, अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना बेटा? एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल। ये तो चार्ज का बेसिक नेचर जानते हो बेटा तुम लोग, है ना? चार्जेस क्या होंगी? सिमिलर होंगी तो रिपेल करेंगी, और अगर अपोजिट होंगी तो अट्रैक्ट होंगी, है ना? देख बच्चा, दक्ष ने एक सवाल लिखा है कि चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज का मास भी ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। मास भी ट्रांसफर होगा ना? देखो बेटा बिल्कुल सही बात, मास जो जाएगा बेटा वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, मास के साथ ही जाएगा, है ना बेटा? ठीक है, बिल्कुल सही लिखे हो तुम। बिल्कुल सही लिखे हो बच्चा। सेकेंड पॉइंट लिखा है बेटा रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, दैट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। लिखे है क्या बच्चा? ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले, कुछ खास तो इसमें है नहीं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा? प्रश्न में क्या लिख रही है? ऐसे कैसे मतलब? मास इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैटर है, फ्रेम कुछ भी हो सकता है, मैटर बदल नहीं सकता। चलो बात करते हैं वैष्णवी से। वैष्णवी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? वैष्णवी बोल तो बच्चा। हेलो सर।
हाँ क्या डाउट हो गया तुमको, बताओ। सर मास, मेरा मतलब ये कहने का है कि मास जो है फ्रेम के साथ कैसे चेंज हो सकता है, मतलब मास तो बोलो। मास, अब अगर वेट की बात होती तो वो अलग अलग जगह पे हो सकता है फिर भी चेंज, लेकिन हाँ हाँ, मास तो वही चीज है ना, मतलब मेरा मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर है, हम कैसे देखो भी बेटा, देखें। हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है जो हम आस पास देखते हैं, महसूस करते हैं, है ना बच्चा। यस लेकिन सर। जो बेटा हम आस पास नहीं देखते, उसका हमारा दिमाग थोड़ा देर से एक्सेप्ट करता है, यही बात है ना। देख बेटा, ये बात को समझ को देख करके, यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो कहा आइंस्टीन ने, है ना, उसमें यही कहा कि m जो हमारा मास है ना बेटा, वो वेलोसिटी पे इस फॉर्मूले के तहत डिपेंड करता है। तो देख बच्चा, अगर v की बात करें, और v के नीचे क्या है देखो, सी, स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट। है ना बेटा। अब सोच, यस सर। स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा है ना बेटा, अगर ये स्पीड इस स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा, है ना बेटा, तभी तुम फील कर पाओगे ना चेंज। यस सर। लेकिन यूजुअली हम स्पीड क्या बोल सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चा, 100 यस। मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यस। बेटा 100-200 मीटर पर सेकंड लाइट के लिए बहुत कम ना बेटा, यस सर। है ना, ठीक है। यस सर। इसलिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही स्पीड ऑफ लाइट की आधी हो जाए, 1/3 हो जाए, तो फर्क पड़ेगा ना। यस सर। तुम जितनी सारी बुक्स देखो बेटा, हर बुक्स के लास्ट पेज में देखती है, लिखा होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, लिखा होता है ना बच्चा। यस सर। बोलो, यस सर। है कि नहीं, यस लिखा सर। होता है ना। यस सर। लेकिन इस बात पे गौर करना, जहां कहीं भी मास लिखा होता है बेटा, उसके बगल में ये जरूर लिखा होता है रेस्ट मास। समझी, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना, 9.1 10⁻31 kg, यस है ना सर। बेटा। देखो कि वहां लिखा रहेगा हमेशा रेस्ट मास, मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसका मास उतना है। मास कुछ और भी हो सकता है, ठीक है बच्चा। ओके सर। सर अगर ऐसा हम्म, एग्जांपल का है जहाँ पे मास चेंज हो रहा है स्पीड के तो साथ। वही तो बात है। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा, कि तुमने बेटा ऐसे कितनी बॉडीज को एनालाइज की है, एनालाइज कर सकते हैं हम लोग आम जीवन में, जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड के पास हो। नहीं कर अभी पाएंगे ना तो बेटा, आसपास तो नहीं है सर। नहीं है ना, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को अपनी व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना बच्चा। ओके सर। चलो आगे देखो बेटा, चार्ज के बारे में क्या कहेंगे। चार्ज दो नेचर का तो होता ही है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, चार्ज होता है बेटा वो कंजर्व्ड होता है ना बेटा। चार्ज कभी भी, है ना बेटा, लॉस नहीं होगा। चार्ज क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा, ए बॉडी हो, बी बॉडी हो, है ना बेटा। अगर सिर्फ यही दोनों सिस्टम बेटा, तो कुछ भी कर लिया जाए, टोटल चार्ज मिला करके जो था हमेशा वही रहेगा, ठीक है ना बच्चा। लेकिन मास के साथ ये बात नहीं है बेटा, है ना। सब लोग जानते हो ना, मास तो एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है ना बेटा, E बराबर mc², है ना बेटा, ठीक है। आगे चलो, देखो बेटा, कभी भी अगर तुम समझते हो कि चार्ज हमारा कैसा है बेटा, पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या समझना हम लोग को, बताओ। पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझना है बेटा कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितना होना चाहिए उससे कम है, ठीक है बेटा। और चार्ज अगर मैं नेगेटिव कहूं तो क्या कहोगे, बोलो बोलो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है ना बेटा। और अगर न्यूट्रल है ना बेटा, इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे बैलेंस्ड, बैलेंस्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है तो क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल है, ठीक है बच्चा, बात समझा। देखो बेटा, चार्जेस के बारे में और बातें, चार्ज जो होता है बेटा, चार्ज जो होता है इज क्वांटाइज्ड, है ना बेटा। चार्ज हमारा क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब किसी खास वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होना, है ना बेटा, ठीक है। तो किसी बॉडी पे चार्ज क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, प्लस माइनस एनी। अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, इसका मतलब चार्ज क्या है, +5e, है ना बेटा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है बेटा,
तो क्या होगा -2e। समझे ना बेटा इसको? ठीक है, ठीक है बेटा। क्या लिखोगे? चार्ज, चार्ज अगर रेस्ट में हो बेटा, है ना, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मतलब क्या कहोगे? चार्ज अगर रेस्ट में होगा बेटा तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट काउंट करेंगे। ठीक है बच्चा। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, है ना बच्चा, तो क्या कहोगे? प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चा। और चार्ज अगर वही बेटा एक्सेलरेटिंग हो, है ना बेटा, तो क्या होगा? इमिट, इमिट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। समझा बेटा? ये सब चार्ज की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है बेटा, ये सब चार्ज के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करूंगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा होगी, दक्ष सही बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। देख बेटा, इसको तो ऐसे याद रख, जैसे कि फ्रिक्शन में क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में क्या पढ़ा? कि जब कोई सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो कौन कौन सा फोर्स लगता है बोटो बोलो? नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, दो फोर्स लगता है ना बेटा। फिर बाद में क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? कांटेक्ट फोर्स, है ना। और फिर क्या कहा हमने? कि वाकई में देखो फोर्स एक ही है, फोर्स बेटा वाकई में एक ही है, क्या है? कांटेक्ट फोर्स, है ना बच्चा। और उसी कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, है ना, क्या क्या? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, है ना बेटा। चीजों को आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने पहले कंपोनेंट पढ़ा, फिर पढ़ा कांटेक्ट फोर्स, है ना बेटा। बिल्कुल वैसे ही समझो बेटा, रियल चीज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। समझा बच्चा? रियली में क्या करती है? एग्जिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, है ना। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंपोनेंट उसके हैं, है ना बेटा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? चार्ज ही करेगा प्रोड्यूस। समझे बेटा? लेकिन चीजों को समझने के लिए हम इसको अलग अलग करेंगे एनालाइज, किसको? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। देख बच्चा, तो अब तक जो बात की बेटा हमने वो ये बात करी, है ना, कि किसी बॉडी में चार्ज अगर है, किसी बॉडी में अगर, है ना बेटा, चार्ज अगर है ना बेटा, तो उस चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी? ठीक है ना बच्चा, है ना। अब चलो बात करें बेटा कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज होगा तो चार्ज को रखेगा कैसे, है ना बेटा। मतलब अब हम बात करना चाहते हैं बेटा चार्ज्ड बॉडीज के बारे में, है ना, चार्ज्ड बॉडीज के बारे में। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं बेटा हम लोग कहना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना बेटा। चार्ज को कैसे बांटोगे? ठीक है बेटा। तो चार्ज अगर किसी बॉडी में है बेटा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? सोचो, सोचो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है बेटा? तो कहोगे डिस्ट्रीब्यूट करने के तीन तरीके हो सकते हैं बेटा, है ना। कह सकते हो ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलो बेटा, चार्ज का जो बंटवारा होगा, है ना बेटा, सबसे पहली बात क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या होगा? तो कहोगे इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना बेटा। 1 मीटर लंबाई में कितना चार्ज, है ना। तो अगर यूनिफॉर्म है तो कह दो Q/L, है ना बेटा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो dQ/dL। Q चार्ज है और L लेंथ है ना बेटा।
और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो बेटा, तो कहोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहोगे इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना बेटा, Q बाई ए, या फिर बेटा dQ बाई डी ए, है ना। यूनिफॉर्म चार्ज है तो Q बाई ए, नो यूनिफॉर्म है तो बेटा dQ बाई डी ए, ठीक है। और क्या बोल सकते हो बोलो, और बोल सकते हो बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना बेटा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या मतलब इसका, तो इसका मतलब बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना बेटा। इसका मतलब Q बाई वी और dQ बाई dV, है ना बेटा, समझे बात को, ठीक है। तो देख बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल दिया जाता है, जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेटा लैम्डा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं बेटा सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो, है ना। हर बार इसी को इस्तेमाल करें जरूरी नहीं है बेटा ऐसा, है ना, लेकिन एक स्टैंडर्ड इसका रिप्रेजेंटेशन है। लिख लो बच्चा इसको। अभी चलो बच्चा इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ खास में है नहीं। इरेज कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं, देखो अब चलो बेटा किसी बॉडी को हम चार्ज किए, है ना बेटा, तो चार्ज उस पे कैसे आएगा, किस तरह से आएगा बेटा, है ना, ये भी इस बात पे डिपेंड करता है ना बेटा कि मैटर कैसा है ना बेटा। तो मैटर क्या कह सकते हो, तो कहेंगे मैटर हो सकता है बेटा, है ना, यूजुअली दो तरह का, है ना बेटा, इंसुलेटर्स, है ना बेटा, या फिर कंडक्टर्स, है ना बेटा। हालांकि देखो एक और भी होता है सेमी कंडक्टर्स, है ना बेटा, लेकिन उस सेमी कंडक्टर के लिए हम लोग अलग चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो उसकी यहाँ बात नहीं करेंगे बेटा हम लोग, है ना। अभी हम लोग क्या मान के चलेंगे, दो तरह का मटेरियल, एक इंसुलेटर बेटा और एक कंडक्टर, है ना बेटा। लेकिन हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, किसी मैटर की बात कर रहे हैं, किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, है ना। तो देखना बेटा इंसुलेटर्स हम किसको बोलते हैं बेटा, तो क्या यूजुअली, यूजुअली क्या कहोगे, यूजुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्या कहोगे, मोर देन 4, है ना बेटा। ऐसा एटम्स जिसके एटम के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा 4 से क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या बोलोगे उसको, इंसुलेटर्स। ये यूजुअल है बेटा, इस एक्सेप्शन भी हो सकते हैं बहुत सारे इसके, है ना बेटा। इसमें क्या कहेंगे बेटा, तो कहोगे यूजुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर, इन देयर outermost orbit, in their outermost orbit less than 4, है ना बेटा। अब तुम खुद सोचो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन पकड़ना चाहता है और कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है बेटा, खुद जानते हो तुम। हर एटम बेटा अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ना बेटा। तो जिसके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 7 है ना बेटा, वो क्या करेगा, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, है ना, ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, है ना बच्चा। ठीक है, इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये बहुत टाइटली उसको पकड़ रखा होगा, है ना, और बहुत टाइटली पकड़ रखा होगा। तो कैसे कहोगे इसके बारे में बोलो, क्या कहोगे, तो कहेगे
टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, है ना बेटा। इसमें क्या कहोगे बेटा, इसमें कहोगे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है बेटा, ये ज्यादा जोर से बंधे हुए नहीं होंगे, है ना बेटा। इसलिए इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एट रूम टेम्परेचर, है ना बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें, अब सोचो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, तो कहोगे चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चा, चार्ज को कैरी करने वाला, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसका मतलब चार्ज मूव कर सकता है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता तो चार्ज मूव नहीं कर सकता, है ना बेटा। तो इसमें क्या कहोगे बोलो, चार्ज रिमेन लोकलाइज्ड, है ना बेटा। अगर किसी इंसुलेटर को तुम चार्ज दोगे ना बेटा, तो चार्ज कर क्या रहेगा, एक ही जगह पे जमा रहेगा, वो फैलेगा नहीं, है ना बच्चा। और इसमें क्या कहोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन, है ना बेटा। ये खुद से ही चार्ज क्या होगा, फैल जाएगा। को बोले क्यों फैलेगा, तो कहोगे देखो बेटा, जैसे मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर है बेटा, तो उनमें रिपल्सन होगा ना, उसमें रिपल्सन होगा ना बच्चा। तो देख बेटा, रिपल्सन होने के बावजूद यहाँ क्या है, तो कहा ना दो चार्ज है बेटा, रिपल्सन तो हो रहा है लेकिन ये दोनों चार्ज बंधे हैं तो मूव नहीं कर सकते, उतनी ही दूरी पे रहेंगे, है ना। लेकिन अगर दोनों चार्जेस फ्री हो तो रिपल्सन से क्या होगा, दूर भागेगा, है ना बेटा। और जितना ज्यादा से ज्यादा दूर हो सकता है उतने दूर चला जाएगा बेटा, है ना। तो कंडक्टर्स में क्या कहोगे बेटा, चार्जेस अपने आप दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन इंसुलेटर में क्या रहोगे, जहां दोगे वहीं पे रहेगा बेटा। बात समझे ना। इसलिए क्या होगा, इसमें क्या होगा बोलो, तो कहोगे चार्ज मूव टू द surface of conductor, surface of conductor by itself, है ना बेटा। अपने आप क्या होगा, वो सरफेस पे आ जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा, चार्ज रिमेन इन द सेम मैनर, in the same manner as it is given, है ना बेटा। जितना चार्ज दोगे, जैसे चार्ज दोगे वैसे का वैसे ही रह जाएगा। जितना चार्ज दोगे उतना ही चार्ज रहेगा, लेकिन वैसा रहेगा नहीं, वो कहां पहुंच जाएगा, अपने आप सरफेस पे आके ठहरेगा। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई सबको, ठीक है बच्चा। वैष्णवी को पूछना है कुछ, बोल बेटा वैष्णवी। सर इसमें कुछ चीजें पूछनी थी, ये पूछो। कि जो इंसुलेटर है सर, उसके पास तो मतलब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो हाँ अगर ऐसा है तो फिर मतलब उसके पास तो कंडक्टर से ज्यादा है, तो उसका ऑक्टेट मतलब नहीं ज्यादा अच्छे बच्चा, से। ऐसे में देखो, ऐसे सोचने का नहीं। चाहे इंसुलेटर का एटम हो बेटा, चाहे कंडक्टर का एटम हो, है ना, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। यस सर। बोलो, यस बात सर। समझी। जैसे कि मान ले तो ऑक्सीजन की बात करती है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ, एटॉमिक नंबर सर 8। 8। इसका मतलब उसके पास 8 प्रोटॉन तो वहीं बेटा न्यूक्लियस में ना। यस सर। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं, है ना बेटा, यस तो सर। न्यूट्रल हुआ ना बेटा ये, यस सर। है कि नहीं। अब बताओ सोडियम कितना है, सर एटॉमिक 11। नंबर 11। 11। तो उसके पास भी क्या है बेटा, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है यस ना। सर। तो दोनों बेटा, ये चाहे ऑक्सीजन बोलो या ये बोलो सोडियम बोलो, दोनों बेटा एटम एज ए होल इज न्यूट्रल ना बच्चा, यस सर। ठीक है। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ऑक्सीजन क्या लिखोगी, 1s2 2s2। 2s2 2p4। 2p4। यस सर। बोलो बच्चा, होगा ना, यस। 1s2 2s2 2p4, है ना यस बेटा। सर। यस अब देख सर। बेटा 1s2 कंप्लीटली ऑक्युपाइड है बेटा,
यस सर, 2s2 भी ऑक्यूपाइड है ना। यस सर, यस सर, अब देखो क्या 2p2 है ना बच्चा, टू पी, फोर था ना। हाँ यस सर, और 2p होना कितना चाहिए 6। यस सर, तो देखो बेटा उसके पास दो ही ऑर्बिट खाली हैं, यस सर, दो ही ऑर्बिटल खाली है ना बेटा। यस तो सर, इन दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दूसरे का चाह के खींच करके तो वो स्टेबल हो जाएगा। यस सर, 8 होने के बाद ऑर्बिट में, 8 होने के बाद सेकंड ऑर्बिट में वो हो यस सर, जाएगा बेटा स्टेबल ना। यस सर, बोलो है कि नहीं। लेकिन यस, अब सोडियम के बारे में सोचो। यस सोडियम सर, के पास क्या है देखो बेटा, 1s2, टू 2s2, एस टू, 2p6, 3s1। यस सर, अब यूं सोचो, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी जगह है बेटा बताओ। सर एक ही है, नहीं बेटा, इसमें ना सर, p भी तो होगा। यस सर, यस बोलो सर, यस सर, है कि नहीं, फिर डी भी होगा है कि नहीं। थ्री यस में सर, क्या होता है, एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी यस सर, होता है ना यस बच्चा। सर, यस सर, इसका मतलब सोच, उस जो एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में यस है सर, ना, यस उसके सर, पास तो बहुत सारी खाली जगह हो गई ना बेटा। यस सर, तो उसके पास रैंडमनेस का स्कोप ज्यादा है ना। यस सर, यस सर, अब बात समझी। यस तो सर, ज्यादा आसानी से निकल के भाग सकता है वहां से, क्योंकि रैंडम यस, ज्यादा है वो। यस सर, बात समझ गई। यस सर, तो सर इस, यहाँ हाँ, चार्ज का खेल नहीं है बेटा, चार्ज तो हाँ, न्यूट्रल ही है। हाँ, यहाँ खेल क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। यस सर, हम्म, सर इसमें एक और पॉइंट में है सर, जो तो कंडक्टर्स हैं सर उनका चार्ज हाँ जो है वो सरफेस पे मूव कर जाता है। जैसे हम हाँ लोग बच्चा, आगे पढ़ते हैं कहीं कहीं तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन के बारे में बात करते हैं, तो क्या इमिशन ये है कि इलेक्ट्रॉन एकदम ही बाहर निकल आता है कि वही सरफेस पे मूव करने से, मतलब कंडक्टर्स में क्या देख इलेक्ट्रॉन। बेटा, अपने 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 एटम को वो छोड़ दिया ना, अपने एटम को अगर वो छोड़ दिया यस सर, है ना बेटा, तो जहां से बंधा हुआ वहां को छोड़ दिया तो उसको हम माना क्या कि एटम ने वहां से वहां निकल गया। यस अब सर, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी अगर होगी तो यस छोड़ सर, के बाहर निकल जाएगा बिल्कुल। यस सर, यस सर, तो डिपेंड करता है कितनी काइनेटिक एनर्जी बची है उसके पास, यस सर, है ना। यस सर, ठीक है ना। ओके लेकिन तुम लोग की बातें बिल्कुल सही है बेटा, है ना, बस इस बात ध्यान रखना। हम लोग बेटा एटम का खेल नहीं खेल रहे हैं, हम यस, लोग खेल रहे हैं बेटा, हम लोग बल्क मटेरियल की बात कर रहे हैं। समझे बेटा। आसानी से इस बात को समझने के लिए तुम यूं समझो, जैसे कि मान लो बेटा गीली मिट्टी हो, है ना बेटा, यस सर, गीली मिट्टी और सैंड पार्टिकल्स, है ना बेटा। यूं सोचो, गीली मिट्टी क्या है, मटेरियल, यस सर, और सैंड पार्टिकल्स क्या है बेटा, चार्जेस, है चार्जेस, ना। अब सोचो गीली मिट्टी में तुम जहां कहीं भी सैंड दोगे बेटा, वहीं चिपका रह जाएगा ना। यस सर, बोलो है कि यस, नहीं, वहीं यस, चिपका रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ इंसुलेटर्स। यस समझ सर, गई। यस सर, ये डिजाइन समझ में आया तुमको, डिजाइन किसका है, इंसुलेटर का यस है सर, ना। तुम इस सैंड पार्टिकल्स को उस गीली मिट्टी में जिस तरह से चाहो उस तरह से सजा सकते हो, तुम्हारी इच्छा अनुरूप, यस सर, है ना बेटा। यस सर, अब सोचो सेकंड केस, सेकंड केस में क्या मानो, मानो बेटा पानी, यस सर, समझो मान लो पानी है बेटा, यस सर, ठीक है ना। और तुम्हारे पास प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल्स हैं, है यस ना। सर, यस सर, अब सोचो प्लास्टिक की छोटी बॉल्स को, चार्जेस है बेटा, उस यस सर, पानी के अंदर चाहे तुम जहां भी छोड़ो अपने आप आ जाएगा सरफेस पे वो। यस सर, तो यस इस सर, बार समझो क्या है, पानी जो हो गया वो कंडक्टर हो गया, अब प्लास्टिक की बॉल्स क्या हो गई, चार्ज हो गई। यस सर, बात समझ में आ गया अब। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया, थैंक यू सर। और कुछ पूछना है बेटा। नो सर, थैंक यू सर। ओके, एसएस जेनफोन लिखा है इसमें, सर इंसुलेटर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर रिमेन सेम कैसे, अरे पगले, इंसुलेटर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है किसने कहा, आउटर ऑर्बिट में चार्ज ज्यादा है ना। तुम देखो पीरियोडिक टेबल में क्या कोई एक ही एलिमेंट इंसुलेटर होता है, पीरियोडिक टेबल में क्या कोई एक ही एलिमेंट होता है कंडक्टर, नहीं ना बच्चा, सबका ना। हम तो जनरल कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो क्यों, मुझे बताओ बेटा, अगर मैं कहूं बेटा कि मेरे पास हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर पे कौन से चार्ज की बात होगी, लीनियर की, सरफेस की, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। बोलो बच्चा, लैम्डा की, सिग्मा की, या रो की, सरफेस की, है ना बेटा, है ना बेटा। हॉलो स्फीयर में क्या है, सिर्फ सरफेस है ना बच्चा। इसके बाद चार्ज देंगे तो कहां दे सकते हो तुम, सरफेस पर ही दे सकते हो बच्चा, सरफेस पर ही दे सकते हो ना। बोलो
तो इसमें क्या बात होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, है ना, चाहे कंडक्टर हो या फिर हमारा इंसुलेटर हो। लेकिन सोचो अगर मैं कहूं बेटा सॉलिड स्फीयर, है ना, तो सॉलिड स्फीयर में, है ना बेटा, कंडक्टर अगर होगा तो चार्ज अगर दोगे तो चार्ज कहां पहुंच जाएगा, हमेशा आ जाएगा बेटा सरफेस पे ना। तो उस कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर भी हुआ बेटा, मतलब वॉल्यूम भी हुआ, तब भी वहां किसकी बात होगी, सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, है ना बेटा। लेकिन अगर वो सॉलिड स्फीयर इंसुलेटर है बेटा, है ना, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों की बात हो सकती है ना। जैसे कि मान लो गीली मिट्टी का पहले बना ले बेटा स्फीयर, गीली मिट्टी का एक स्फीयर बना लो, उसके ऊपर सैंड पार्टिकल गिरा दो बेटा, तो सैंड पार्टिकल कहाँ है, ऑन द सरफेस ओनली। ये क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, है ना बच्चा। अब सोचो कि मान लो कि हमारा कोई गीली मिट्टी का स्फीयर हो, उसको पूरा तोड़ दो, ठीक है बच्चा, और क्या करो उसमें सैंड पार्टिकल को अच्छे से मिला दो, जैसे आटा गूंथते हैं ना बेटा, वैसे गूंथ दो पूरी तरह से, ताकि सैंड पार्टिकल पूरी मिट्टी में मिल जाए। अब उससे बना हुआ स्फीयर क्या कहोगे, अब चार्ज पार्टिकल पूरे वॉल्यूम में है बेटा, ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो अगर स्फीयर सॉलिड है बेटा और अगर वो इंसुलेटर है तो वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन कंडक्टर है तो क्या होगा, हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी की ही बात करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। चलो बच्चा इरेज करते हैं। इस बात का ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नॉट अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, है ना बेटा, इट इज अबाउट चार्जेस। समझे ना बेटा, हम लोग जो है ना बेटा, खुदरा व्यापार नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी। बात किसकी होगी, हम लोग करेंगे थोक व्यापारी बनेंगे, है ना बेटा, है ना। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन 10,000, 50,000, 1 लाख, है ना बेटा। हमारे चार्जेस जो होंगे 1 कूलम होंगे, 1 मिली कूलम होंगे, 2 माइक्रो कूलम होंगे, है ना बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट से कि Q बराबर एनी है, ये बहुत ज्यादा यूज का नहीं है बच्चा, है ना। बात समझे ना, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, आई डू एग्री, तो ये बताया तेरे को, है ना, लेकिन इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं बच्चा, ठीक है ना। इरेज कर रहा हूं बच्चा, देखो अब चलवाया जाए कि ये बात समझ में आ गई कि चार्ज क्या है, ये बात समझ में आ गई किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो कैसे बिहेव करेगा, है ना बेटा। लेकिन अब बात है किसी बॉडी को चार्ज कैसे देंगे, हाउ डू वी चार्ज ए बॉडी, लेट अस डिस्कस, लेट अस डिस्कस हाउ वी चार्ज ए बॉडी, चार्जिंग ए बॉडी, है ना बेटा। अब किसी बॉडी को चार्ज किया जाए, ठीक है बच्चा, देखना सबसे पहला तरीका, सबसे सिंपल, बाई फ्रिक्शन, है ना बेटा। किसी दो सरफेस को, किसी भी दो सरफेस को खासकर ऐसा प्रेफर करना जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिफरेंट हो, है ना बच्चा। अब इसको रब करो, है ना, तो क्या होगा, फ्रिक्शन वर्डन करेगा, फ्रिक्शन वर्क करके हीट डिसिपेट करेगा, हीट से इसके एटम में रैंडमनेस आएगी और उस रैंडमनेस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक से जंप करके दूसरे में चला जाएगा बच्चा, है ना। तो हमारे पास दो सरफेस कैसे होने चाहिए, एक ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने को तैयार हो और एक सरफेस ऐसा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को तैयार हो। इसको अगर तुम रब करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे चार्ज ट्रांसफर, है ना बच्चा। तो क्या होगा, इस बार एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में आ जाएगा, है ना बच्चा। इसने 5 इलेक्ट्रॉन खोया तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पाया, है ना बेटा। इसके चार्ज 5 खोया तो चार्ज प्लस ई, इसने 5 खोया तो चार्ज -5 ई, है ना बेटा। तो हर बार क्या होगा, इसमें चार्ज इक्वल होगा और अपोजिट होगा, ठीक है बच्चा, बात समझे ना। ठीक है, जिन बॉडीज को तुम फ्रिक्शन के हेल्प से चार्ज करोगे बेटा, उनका चार्ज हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा, अपोजिट होगा, ठीक है बेटा। ये क्या होगा बोलो, इसमें चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा, है ना बेटा। एक पे पॉजिटिव तो एक पे नेगेटिव, समझे बेटा, ठीक है। और ये तुम कंडक्टर्स और इंसुलेटर, है ना बेटा, दोनों के साथ कर सकते हो, कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स,
समझे ना बात, दोनों में कर सकते हो। ठीक है बच्चा, अब आया जाए दूसरा। दूसरा मेरा तरीका है बेटा बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन क्या है? देख बच्चा, अगर तुम्हारे पास पहले से एक चार्ज बॉडी हो, है ना बेटा, और एक दूसरे में भी एक बॉडी हो, इसमें कोई चार्ज ना हो और इसमें चार्ज हो। ब्लैक वाले के पास चार्ज है, रेड वाले के पास चार्ज नहीं है ना बच्चा। तो अगर इसको हम टच करेंगे तो चार्ज एक से दूसरे में फ्लो कर जाएगा। ठीक है बेटा, अभी मैंने क्या कहा? चार्ज फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो चार्ज के फ्लो को सपोर्ट करता हो, है ना बच्चा। और तुम गेस करो ये कैसा मटेरियल है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है? बोलो बच्चा, बोलो बच्चा क्या है? बोलो बेटा क्या है? कंडक्टर्स, है ना बेटा। ध्यान रहे कि किसमें होगा? कंडक्टर्स में होगा, है ना बेटा, इंसुलेटर में नहीं होगा। ठीक है बच्चा, है ना? ठीक है, बात समझे ना बेटा। अब मान लो पहले बॉडी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के पास क्या चार्ज है बेटा? कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? पहला वाला दूसरे वाले को पॉजिटिव ही चार्ज देगा बेटा, है ना। बात समझे ना बेटा। तो क्या कहोगे इसमें? चार्जिंग इन सिमिलर नेचर, है ना बेटा। चार्जेज अब क्या होगा? हमेशा सेम नेचर में होगा बेटा, है ना। ठीक है, एज दैट ऑफ द सोर्स चार्ज, है ना बेटा। क्या होगा? सोर्स चार्ज जो होगा उसी के नेचर में चार्ज होगा, है ना बेटा। ठीक है, चार्जिंग कैन बी डन, है ना बेटा, इन एनी रेशियो। चार्जिंग पहले से दूसरे में कितना जाएगा? तो किसी भी रेशियो में हो सकता है। ठीक है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड साइज। ठीक है बेटा, शेप और साइज पे डिपेंड करता है बेटा कि वो चार्ज कैसा होगा। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है बेटा, अगर हमारा सेम साइज का हो, आइडेंटिकल होगा, है ना बेटा, तो इक्वल चार्ज आएगा। ठीक है बच्चा, लिख दे रहा हूं इसको। अगर क्या हो? आइडेंटिकल कंडक्टर्स होंगे बेटा, है ना, तो स्टेडी स्टेट में इनके ऊपर क्या आएगा बेटा? इक्वल चार्ज आएगा। समझे? समझे कहने का मतलब क्या? समझो, जैसे मान लो अगर मेरे पास एक बॉडी है बेटा और एक बॉडी है ना। ठीक है, दोनों बॉडी बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर चार्ज था 10 कूलम, इसके ऊपर चार्ज था 0, है ना बेटा। जब यहाँ पे कंडक्शन होगा, है ना बच्चा, तो कंडक्शन के बाद क्या होगा? तो कहेंगे 5 कूलम कॉमा 5 कूलम, दोनों पे 5-5 बराबर हो जाएगा, है ना बेटा। अगर मान ले इस पे हमारा चार्ज है 20 कूलम, इस पे चार्ज है -6 कूलम, है ना बच्चा। अब दोनों को ऐड करो तो हो गया 14 कूलम, है ना बेटा। जब स्टेडी स्टेट आएगा तो क्या होगा? दोनों पे 7 कूलम कॉमा 7 कूलम। समझा बच्चा? ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब जब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चा, लिख लो। ठीक है बेटा, चल छोड़, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। बाई कंडक्शन में सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पॉइंट लिखा है बेटा चार्जिंग इन सेम नेचर। नेचर हमेशा सेम होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी से दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा ना बेटा। सोर्स के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे को भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना बेटा। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब देखो अगला,
अगला मेथड, अगला हमारा मेथड है बेटा बाई इंडक्शन। क्या? इंडक्शन, है ना बेटा। तो देखो बेटा इंडक्शन की बात, सबसे पहले ध्यान रखेंगे नो फिजिकल कांटेक्ट, है ना बेटा। इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। कंडक्टर में क्या, कंडक्शन में क्या है, अगर एक बॉडी पे चार्ज है और एक पे नहीं है, टच करेंगे तो फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ कांटेक्ट नहीं होना है, ठीक है ना बच्चा। और इस मेथड से किस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कहोगे बेटा ये हमारा किस में होगा, ये भी कंडक्टर्स में होगा, ये भी हमारा किस में होगा बेटा, कंडक्टर्स में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडक्शन क्या है पहले उसकी बात करें, ठीक है बच्चा। तो देख इंडक्शन, इंडक्शन इज redistribution, redistribution of charge on a conductor in presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। तुम यहां समझो क्या, तुम यहां समझो क्या बेटा, ड्यू टू चार्जेस। देखो बेटा ये इंडक्शन का बेसिक डेफिनेशन है, ये हर जगह अप्लीकेबल है बेटा, है ना, बात समझे। लेकिन हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की बात करेगा, कोई क्या समझोगे तुम, समझोगे कोई चार्ज आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है बच्चा, है ना। अभी समझो क्या, कोई चार्ज की वजह से, अभी समझो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्जेस, ठीक है। सुनना ध्यान से, देख बेटा अगर मैं कहूं बेटा कि इमेजिन करो, है ना, क्या इमेजिन करो कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर हो, इसका मतलब क्या हुआ, अकेला कंडक्टर, है ना बच्चा, अकेला कंडक्टर हो, एक स्फेरिकल कंडक्टर हो बेटा, है ना, इसको तुम कैपिटल क्यू चार्ज दो तो क्या होगा, ये चार्ज होगा बेटा, ये पूरे सरफेस पे बटा रहेगा, बोलो बेटा, चार्ज पूरे सरफेस पे रहेगा, ठीक है बेटा। और कैसा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म रहेगा बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अब सुनना, अब देखना, अब लिखता हूं बेटा कंडक्टर, कंडक्टर नियर एनदर चार्ज, है ना बेटा, कंडक्टर नियर एनदर चार्ज, है ना बच्चा। सुनना गौर से, तो कहोगे मान लो अगर यहाँ पे कोई मैं क्यू चार्ज रख के फिक्स कर दिया, क्यू चार्ज रख के फिक्स कर दिया, और ये मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, याद रखना बेटा पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज अननोन होगा बेटा उसको हमेशा पॉजिटिव मान के चलना, है ना, भले ही वो सॉल्व करके नेगेटिव आ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैथमेटिक्स में ये बेसिक है बेटा, हर अननोन चार्ज तुम पॉजिटिव मान के चलोगे, ठीक है बच्चा। देखो अब मैंने कहा बेटा यही कंडक्टर को, इसी कंडक्टर को, है ना बेटा, यहाँ पे लाके रख दें, इसी कंडक्टर को अगर मैं ला करके यहाँ पे रख दूं, है ना बेटा, इसको ला करके वहां रख दो तो क्या होगा बेटा, देख होगा ये, इस पॉजिटिव की वजह से वो इन सब पॉजिटिव फोर्स लगाएगा बेटा, है ना, और पॉजिटिव को दूर धकेल देगा। इसका मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की दूर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी बेटा, है ना, और इधर आओगे तो चार्ज की डेंसिटी काफी कम हो जाएगी बेटा, समझे बात को, इधर चार्ज की डेंसिटी काफी कम हो जाएगी, उधर चार्ज की डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, है ना बेटा, क्योंकि रिपल्सन है ना, और कंडक्टर में चार्ज मूव भी कर सकता है, तो इसने रिपेल किया, चार्ज को धकेला और चार्ज आगे जा सकता है तो चला गया, समझ गए बेटा, ये है जनरल इंडक्शन, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको।
वैष्णवी का हैंड रेज है, पूछना है बेटा वैष्णवी कुछ, पूछना है बेटा कुछ? वैष्णवी, नो साउंड। चलो बच्चा, अब देखा जाए कि इसी कॉन्सेप्ट, इसी प्रॉपर्टी की मदद से, इसी इंडक्शन की प्रॉपर्टी की मदद से, है ना बेटा, हम चार्ज कैसे करेंगे। सुनना ध्यान से बेटा, कि एक बात को गौर सुनना, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा, वेट कर रहा हूं मैं 10-20 सेकेंड तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेने का। देख बेटा, अब बताते हैं इंडक्शन की मदद से चार्ज कैसे करोगे, ठीक है। तो देख बेटा, क्या करेंगे हम लोग, है ना, मान लिया बेटा कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, है ना बेटा, हम मान लिए कि हमारे पास दो कंडक्टर, एक कंडक्टर ए और एक कंडक्टर बी, है ना बेटा, और दोनों कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल हैं। दोनों कंडक्टर्स क्या है बेटा, न्यूट्रल कंडक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं है बच्चा, है ना, और इन दोनों को एक कंडक्टर के वायर से जोड़ दिया, उसको एक कंडक्टर के वायर से जोड़ दिया, ठीक है बच्चा, ये हुआ स्टेप 1 को, ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे, देखो इन्हीं दोनों के पास, इन्हीं ए और बी, जो कि आपस में जुड़े हुए थे बेटा, है ना, अब इसके पास यहाँ पे एक हम क्यू चार्ज ला के रख दिए, ठीक है बेटा। तो क्या देखो, सुनना बेटा गौर से, इन दोनों को देखो, इसमें चार्ज नहीं है बेटा, चार्ज नहीं है, का मतलब ये समझना है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। फिर से बेटा, नो चार्ज नहीं, नो नेट चार्ज, है ना बेटा, क्योंकि बॉडी अगर है बेटा तो एटम तो होगा ही, एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, है ना बेटा। तो अगर नो चार्ज कहा जाए तो दिमाग में क्या रखना, नो नेट चार्ज, है ना बच्चा। अभी देखो, इसमें नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बोल बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, एक ही पॉइंट पर है ना बेटा। अब तुम बताओ, ये चार्ज नेगेटिव के साथ क्या करेगा, ये चार्ज नेगेटिव के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, बोलो बेटा, लिखो कमेंट में लिखो। राखी, सत्यम, सृजन, क्वाजी, दीपक, मयंक, अट्रैक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, अट्रैक्शन। तो खींचेगा ना बेटा उसको, जब नेगेटिव को खींचेगा तो नेगेटिव पास आएगा, है ना, जितना पास आ सकता है वहां तक पास आएगा, है ना बच्चा। तो देखो नेगेटिव जो है वो यहाँ मूव कर जाएगा, है ना बेटा। इस तरह से जितने यहाँ होंगे बेटा, है ना, क्या बोलोगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे ना बच्चा, उस चार्ज खींचेगा और क्या होगा, इधर में हमारा नेगेटिव नेगेटिव आके जमा हो जाएगा, है ना। और ये मत सोचना कि इस वाले का यहाँ पे आया, ये इन दोनों इधर से भी तो आ सकता है बेटा, ये क्या है, एक नाला है जहां समझो कि चार्ज बह करके आ सकता है ना बेटा। तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, है ना बच्चा, और पॉजिटिव के साथ तो रिपल्सन करेगा बच्चा, पॉजिटिव के साथ तो रिपल्सन करेगा ना, तो जितना दूर जा सकता है वहां तक चला जाएगा। इसका मतलब ये, अगर मैं इसको नहीं बोलता तो तुम क्या बोलते कि ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, बोल बच्चा, है ना। लेकिन अब समझो कि अगर तुमने इसको वायर से जोड़ रखा है, इसका मतलब तुमने इसको आगे बढ़ने का रास्ता दिया हुआ है ना बेटा। ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव वाले की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, तो क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो मैक्सिमम मतलब जितना दूर जा सकता है वहां तक चला जाएगा बेटा। तो ये चार्ज मूव करते करते यहां चला जाएगा, है ना बेटा, ठीक है।
है ना बेटा, यहां तक चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। डायग्राम में देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्यों बनाया ऐसा? ये दिखाने के लिए जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव बेटा, बात समझ गया ना। अब क्या करेंगे, अब यहां से इस वायर को काट देंगे, ठीक है बेटा। अब जब इस वायर को काट दोगे तब क्या कहोगे बेटा कि ये कंडक्टर पे नेट चार्ज क्या हो गया बेटा, नेगेटिव, और इस कंडक्टर पे क्या हो गया बेटा, नेट चार्ज हो गया हमारा पॉजिटिव। बात समझ गया ना, इस पे हो गया नेट पॉजिटिव, इस पे हो गया नेट नेगेटिव, इस तरह से दोनों बॉडी चार्ज हो गए। आई बात समझ में सबको? ठीक है बच्चा, इसमें पॉइंट्स क्या क्या बने, बोलो बेटा। कैसे मटेरियल्स में होंगे, कैसे मटेरियल में हुआ, तो कंडक्टर्स में हुआ, है ना बच्चा। कैसा चार्ज मिला, इक्वल अपोजिट, है ना बेटा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना बेटा। बात समझ में आई? ठीक है, लिख लो। वायर कटने से पहले भी नेट चार्ज 0 होगा, कंप्लीट सिस्टम का। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, अभी ने कहा था न्यूट्रल कंडक्टर्स। लिख ले बच्चा फटाफट। सर क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है? बेटा ऐसे मत सोच, यूं सोच कि मान ले एक एटम यहां था बेटा, एक एटम यहां था, एक एटम यहां था, है ना, ठीक है। देखो बेटा सभी न्यूट्रल था, तो क्या कहोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां गया और यहां से जंप करके यहां गया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से भागा, तो ये हमारा क्या हो गया प्लस, यहां पहुंच गया तो क्या बोलोगे माइनस, है ना बेटा। लेकिन पहले सोचो, पहले क्या कहोगे, पहले क्या था बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब क्या कहोगे, पॉजिटिव यहां भाग गया और नेगेटिव यहां भाग गया। बात समझे ना बेटा, वाकई में तो मूव इलेक्ट्रॉन ही करता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का दाईं तरफ जाना इक्विवेलेंट है पॉजिटिव चार्ज का बाईं तरफ आना, ठीक है बच्चा। लेकिन देख बेटा अभी अभी जो हमने किया, अभी अभी जो हमने किया, है ना बेटा, इससे हमें दिमाग में, इससे हमारे दिमाग में बेटा एक कॉन्सेप्ट तुरंत आया। कॉन्सेप्ट क्या आया, देखो देखो बेटा, हम बिल्कुल जानते हैं कि आइडेंटिकल चार्जेस में रिपल्सन होता है और सिमिलर चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया, सिमिलर चार्जेस में रिपल्सन और अपोजिट चार्जेस में बेटा अट्रैक्शन, है ना। और हम समझते हैं कि एक बॉडी चार्ज हो और एक बॉडी न्यूट्रल हो तो फोर्स लगेगा नहीं, है ना। लेकिन अभी क्या देखा हमने, देखो बच्चा, अभी देखा कि अगर एक क्यू चार्ज है बेटा, है ना, और ये कोई हमारा कंडक्टर है बेटा जो कैसा हो, न्यूट्रल हो, है ना, न्यूट्रल कंडक्टर हो, है ना बेटा। तो अभी हमने क्या देखा बेटा कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, है ना बेटा, और यहाँ भाग जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना बेटा। ठीक है, अब तुम देखो इन दोनों में क्या है बेटा, इन दोनों में अट्रैक्शन है बेटा, बोलो इन दोनों में अट्रैक्शन है, बोले बोलो, है कि नहीं। और देख बेटा इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, बोल बेटा, इन दोनों में अट्रैक्शन और इन दोनों में रिपल्सन। अब तुम खुद देख पा रहे होगे कि ये डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट कर सकता है बेटा, है ना। तो हो सकता है कि इसको छोड़े तो इसके पास चला जाए, है ना बेटा, हो सकता है ना कि वो पास चला जाए। बात समझा, ठीक है ना बेटा। तो क्या सीखा बेटा हमने कि एक न्यूट्रल बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है बेटा, है ना। ये तुमको मैंने एग्जांपल दिया
न्यूट्रल कंडक्टर का, है ना बेटा। लेकिन बेटा ये इंसुलेटर्स में भी होता है, शायद तुम देखे होगे, है ना बेटा, तुमने ये चीज देखा होगा बच्चा, है ना। क्या देखा होगा, याद करो, बचपन से करते आओ एक्सपेरिमेंट ये, है ना, कि बेटा कॉम्ब को अगर बाहर से घिसो, कॉम्ब को बाहर से घिसो, तो घिसने के बाद क्या करती है बेटा, कि कंघी जो होती है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है ना बेटा। सब लोग जानते हो ना बात, है ना। अब सोच के देखो, जो कॉम्ब था बेटा वो तुमने बाहर से रगड़ा, तो बाय फ्रिक्शन इट्स a possibility that the comb may get charged, right ना बच्चा। but what about those small pieces of paper, got charges? No ना बेटा, they don't get charges, है ना बच्चा, but still they are getting attracted towards the comb. So what we are getting the experiment, that the charged comb may attract small pieces of paper, right ना बच्चा। तो एक अनचार्ज बॉडी भी किसी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है ना बेटा, ठीक है। इससे क्या बना कॉन्सेप्ट हमारा, कॉन्सेप्ट क्या बना बोलो, कॉन्सेप्ट क्या बना बोलो, तो कहेंगे रिपल्सन, रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना बेटा। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब चार्जिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या, चार्जिंग, है ना बेटा। जैसे कि बताओ, ठीक है, मुझे इस बात का डाउट है बेटा कि इन दोनों पे चार्ज है कि नहीं, है ना बेटा, ठीक है। तो मैंने देखा कि इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है ना बेटा, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या हम पक्का बोल सकते हैं कि दोनों पे अपोजिट चार्ज है, बोलते बच्चा, क्या हम पक्का बोल सकते हैं कि दोनों पे अपोजिट चार्ज है? नहीं ना बेटा, हो सकता है कि एक पे चार्ज हो और एक पे न्यूट्रल हो, तो भी हो जाएगा बेटा अट्रैक्ट बात। लेकिन अगर ये रिपेल किया, है ना, तो हम पक्का होगा कि दोनों पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, या दोनों पे नेगेटिव है ना बेटा। ये कहना चाहता है कॉन्सेप्ट, रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक बच्चा। ये हो गया बेटा इंडक्शन के मेथड से चार्जिंग, है ना। और देख बच्चा, और भी हमारा मेथड है चार्जिंग का, और भी हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग है ना। जैसे कि थर्मो आयनिक इमिशन, है ना बेटा। थर्मो आयनिक जानते हो इमिशन क्या होता है, किसी कंडक्टर को अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दो बेटा, है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हीट से रैंडम काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाहर जंप कर जाएंगे और बॉडी हो जाएगा चार्ज, है ना बेटा। और हमारा मेथड है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोल बेटा, है ना, ठीक है। और भी मेथड हो सकते हैं बेटा, है ना। लेकिन ये सब जो है बेटा, इनका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला नहीं है ना, इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पे, चार्ज के कॉन्सेप्ट पे ये तीन ही मेथड हुए, क्या, बाई फ्रिक्शन, और बोलो कंडक्शन, और बोलो बाई इंडक्शन, ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चा। तो यहां तक बेटा हम लोग बात किए आज किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक के बारे में, ठीक है बेटा। अब कल से स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग कूलम्स लॉ, ठीक। अब चलो डिस्कस करते हैं बेटा, अब किया जाए डिस्कशन। बोलो क्या था होमवर्क, अभय, अभय, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और पार्ट 2, ये था बेटा हमारा होमवर्क। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 एंड 2, ठीक है बच्चा। तुम इसको लिखो पहले, मैं आता हूं 2 मिनट में। तो इन बातों को दिमाग में मनन करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में बेटा।
वेट फॉर मी। सिक्स के जी। स्प्रिंग कांस्टेंट S1 का बेटा K1 दिया हुआ है और एक K2 दिया हुआ है ना बेटा, ये M दिया हुआ है और ये 2M दिया हुआ है। ठीक है बेटा, पूछता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, है ना। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर ये मास नीचे आएगा, ये मास यहां से नीचे आएगा बेटा, ठीक है, जितना ये नीचे आएगा बेटा उतना ही ये ऊपर जाएगा। अगर x ये इलोंगेशन होगा तो x ये कॉम्प्रेशन होगा, है ना बेटा। ठीक है, अब लगा दिया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना हुआ 2mg इंटू एक्स, है ना बेटा। इस पे स्प्रिंग फोर्स का वर्क प्लस हाफ K2 जीरो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क माइनस mgx स्प्रिंग के फोर्स का वर्क प्लस हाफ K1 जीरो स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि u भी जीरो और v भी जीरो। सवाल में कहा था ना बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन। आगे चलो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 और सब कुछ है पीके। देख बेटा 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2, a uniform chain of length L and mass M overhangs on a rough horizontal part with its 3/4 part on the table। देख बच्चा, चेन मान लो, इसमें कहता है बेटा length L mass M overhangs on a rough horizontal table with 3/4 part on the table। कहता है चेन का बेटा 3/4 इस चेन का बेटा 3L/4 टेबल पे है ना बेटा, और L/4 नीचे में है बेटा। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा क्या है, म्यू है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क,
done by the friction during the period the chain slips off the table। कहता है बेटा चेन पूरा नीचे गिर जाएगा उतने देर में फ्रिक्शन का वर्डन क्या होगा, है ना बेटा। सुनना, मैंने मान लिया बेटा कि यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर एक छोटा सा चेन का लिया जाए एलिमेंट बेटा, उसको कहें हम dx, है ना बेटा। तो बताओ इस dx वाले एलिमेंट पे, इस सिर्फ dx वाले एलिमेंट पे कितना बोलेंगे फ्रिक्शन, df बराबर म्यू dmg। बोल बेटा, होगा ना। dmg का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे म्यू m/l इंटू dx इंटू g, है ना बेटा। m मास, l लंबाई का, तो 1 मीटर का मास m/l, तो dx वाले का मास होगा बेटा, है ना। तो अब बताओ यहां से अगर यहां जाएगा ये पूरा फिसलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, x ना बच्चा। इसका dw क्या हो गया, तो कहेंगे ये हो गया df इंटू एक्स, इसका मतलब म्यू mg बाई l इंटू एक्स dx होगा बेटा। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो जाएगा बेटा, ये म्यू mg बाई l इंटू एक्स dx, इंटीग्रेशन 0 से कितनी लंबाई 3l/4। ठीक है बच्चा, लिख ले। अब चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7, 7, 8, 11। देख बच्चा 7 में क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 कहता है बेटा all springs, strings and pulley shown in the figure are light initially when both the springs were in their natural state, the spring was released, system was released, the maximum displacement of the block m is। कहता है m ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखना बेटा। ठीक है बेटा, सुनना गौर से, दोनों स्प्रिंग बेटा एक जैसे है ना। तो कहता है ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखना बच्चा। अगर मैंने कहा बेटा कि यहाँ का टेंशन t है तो ये भी टेंशन t होगा और ये 2t होगा। बोल बच्चा, इसका मतलब इस वाले स्प्रिंग का बेटा जो फोर्स है वो इस वाले का डबल है। इसका मतलब अगर ये ऊपर मूव करे y, अगर इलोंगेट करे कितना y, है ना बेटा। चाहे मान लो इलोंगेट किया कितना e, ये इलोंगेट किया e, तो ये कितना इलोंगेट करेगा 2e, है ना बेटा। बात समझा। तो अब सोचो क्या बोलोगे बेटा कि अगर ये e लंबा हो गया, इसको भूल जाओ, इसको देखो, अगर e लंबा होगा बेटा, है ना, तो ये कितना जाएगा, ये भी e जाएगा बेटा। बोलो है कि नहीं। अब सोचो, इसको छुपा दो, अब इसको देखो क्या दिख रहा है बेटा, इस वाले का टेंशन t, इस वाले का 2t, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी वेलोसिटी v/2 होगी ना बेटा, बोलो, है ना। या इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी वेलोसिटी 2v होगी, डबल होगी, है ना बच्चा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें अगर ये 2e जाएगा तो ये नीचे 4e आएगा। बोल बेटा ये कितना आएगा, 4e आएगा। इसका मतलब कितना जाएगा, बोलो ये 5e = x। ये पूछा है क्वेश्चन में, समझे बेटा। ठीक है, तो जहां से हमने छोड़ा बेटा वहां की इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहां से ये यहां आकर के फिर से फाइनल वेलोसिटी 0। अब यहां से यहां लगा दे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg × 5e, है ना बेटा। ठीक है, फिर यहां देखो इस स्प्रिंग का वर्क डन प्लस हाफ के 0e² - 2e², इसका प्लस हाफ के 0e² - e² इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, है ना बेटा। तो यहां से E निकाल लो, फिर यहां से X निकाल लो। ठीक है, अब जाओ बेटा 8 नंबर पे। 8 नंबर सवाल,
देख बच्चा 8 नंबर सवाल तुम खुद से कर बच्चा, ये करने के लायक सवाल है। इसको दो में काम करना, एक बार ऊपर से नीचे आने का लिखो इक्वेशन, एक बार नीचे से ऊपर जाने का इक्वेशन लिखो। समझे बेटा? 8 नंबर में ऊपर से नीचे तक का एक्सप्रेशन और फिर एक नीचे से ऊपर तक का एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चा, आगे चलो। 10 नंबर देखो बेटा, 10 नंबर में उत्कर्ष बोल रहा है फोरी समझ नहीं आया। अरे बेटा चलो इसको छुपा दो, है ना, और तुम बताओ अगर मैं इसकी और इसकी वेलोसिटी की बात करूं और तुमको स्ट्रिंग कांस्टेंट पता है ना बेटा उत्कर्ष, अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पता है तो तुम पता कर सकते हो कि इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी 2v होगी, यहाँ भी तो यहाँ 2v, मतलब ये अगर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से तो ये जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से, अगर ये जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से तो ये जाएगा 4 मीटर पर सेकंड से, अगर ये जाएगा डिस्टेंस 2e तो ये जाएगा डिस्टेंस 4e, है ना बेटा? ठीक है, 10 देखो बेटा, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर कहता है बेटा as shown in the figure no friction between the horizontal surface and lower block, mass 3 kg, but friction coefficient both the blocks 0.2, both the blocks move together with the initial speed v toward the spring. Spring compresses it, and due to force exerted by the spring, motion in the reverse direction of the initial motion. What can be the maximum value of v so that during the motion there is no slipping? v क्या होना चाहिए ताकि ना फिसले, ना फिसले मतलब साथ में जा रहा है ना बेटा? तो देखो क्या होगा इसमें, कहोगे दोनों साथ में गया ना बेटा, तो पहले कितनी थी बेटा काइनेटिक एनर्जी, तो कहोगे हाफ इनटू कितना हो गया बेटा मास, तो कहेंगे m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। बोल बच्चा, है ना? और एक इसमें कन्वर्ट होगा स्प्रिंग की एनर्जी में, तो इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स निकाले बच्चा, है ना? इससे ज्यादा कॉम्प्रेस तो हुआ नहीं, यही मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है, तो यही धकेलने का सबसे बड़ा फोर्स है ना बेटा? तो ये अगर स्प्रिंग धकेलेगा तो कितने फोर्स से, एफ एस इक्वल टू के एक्स, है ना बेटा? तो पूरा सिस्टम एक्सीलरेट करेगा, कितना एक्सीलरेशन से बेटा, तो कहेंगे यही एफ स्प्रिंग बाई एम प्लस एम, है ना बेटा? है ना? लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक क्यों मूव करेगा, तो फिर कहोगे ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए बोलेंगे एफ एस बराबर एम ए। स्लाइड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हो, लिमिटिंग, है ना बच्चा? अब इसको पुट करो, ठीक है? 11 नंबर खुद से क्या बच्चा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, दोनों में डिफरेंस निकालो, ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ, जो चेंज इन लेंथ हुआ बेटा वही था इलोंगेशन, है ना? तो क्या कर देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग का एनर्जी अगर बीच में आएगा तो मैक्सिमम होगी स्पीड हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा? ठीक है, अब चलो इतना ही आज के लिए, कल का होमवर्क दे रहा हूं, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। ठीक है बच्चा? चलो अभी के लिए इतना ही बच्चों, बाय।